हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जो बात भारत रूस को समझाने की कोशिश कर रहा था वो तो समझ आई नहीं। अमेरिका ट्रम्प विश्वास नहीं पीएम मोदी। चलो देखिए क्या है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भारत के अगर इतिहास को देखा जाए तो नो डाउट रशिया हमारा काफी करीबी दोस्त रहा है और काफी मुश्किल समय में रशिया ने भारत का साथ दिया है। लेकिन आजकल रशिया की तरफ से भी कई बार ऐसे स्टेटमेंट्स आती हैं जिनके ऊपर विश्वास कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। इस बार रशिया को क्या प्रॉब्लम हो गई है, अमेरिका ने कश्मीर के ऊपर क्या रोना धोना किया है, अडानी ग्रुप ने भी अब टर्की को सबक सिखाने के लिए क्या स्टेप उठाया है, उसके बाद इजराइल और भारत के बीच क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, कई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही हैं। आई नो कि आपका एक एक मिनट काफी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हमने अपनी वीडियो में केवल इंपॉर्टेंट न्यूज ही शामिल की है जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहली न्यूज निकल कर आ रही है भारत सरकार को लेकर। दरअसल मोदी सरकार ने फैसला किया है कि पाकिस्तान, चाइना और टर्की ये तीनों देश मिलकर जो पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत फेल हो गया है या फिर भारत पे निर्दोष लोगों और सिविलियंस के ऊपर हमला किया है, इस फेक नैरेटिव को एक्सपोज करने एंड इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भारत का पक्ष मजबूती के साथ रखने के लिए भारत की सरकार अब भारत से 8 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की अलग अलग टीम को 5 अलग अलग देशों में भेजने वाली है। ये जो भारत के 8 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होंगे, इनके साथ विदेश मंत्रालय के सीनियर डिप्लोमेट्स को भी भेजा जाएगा और ये भारत के 8 एमपीज 10 दिन के लिए फॉरेन विजिट के ऊपर जाएंगे। वहां पर जाकर भारत का पक्ष रखेंगे, इंटरव्यूज, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और स्पेशल अपीयरेंसेस वगैरह करके भारत का नैरेटिव पूरी दुनिया के सामने फैलाने की कोशिश करेंगे। इनमें से सबसे टॉप के ऊपर नाम आ रहा है कांग्रेस पार्टी के एमपी शशि थरूर का और दूसरा नाम असदुद्दीन ओवैसी का है। दोनों ने पहलगाम हमले के बाद भारत को बहुत ही बढ़िया तरीके से डिफेंड किया है, इसलिए दोनों को मोदी सरकार भेज रही है। इसके साथ ही बीजेपी पार्टी और कुछ ओपोजिशन की पार्टीज के एमपीज भी होंगे। इन सबको 22 मई के बाद से फॉरेन कंट्रीज की ट्रिप के ऊपर भेजा जाएगा। उससे पहले भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से इन सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को टॉकिंग पॉइंट्स दिए जाएंगे और बताया जाएगा कि कश्मीर के ऊपर भारत का क्या पक्ष है और ऑपरेशन सिंदूर करने के पीछे भारत के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे और अब क्यों इस तरह के ऑपरेशंस आगे भी करने वाले हैं और ये भारत की मजबूरी होगा। यानी एक तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने भारत का केस स्ट्रांगली रखने की कोशिश की जाएगी। आपको मोदी सरकार का ये कदम कैसा लगा एंड आपके अकॉर्डिंग कौन से लीडर या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जरूर भेजना चाहिए? नहीं, इतनी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत ही नहीं है। मेरा मीडिया में जाके बस कर दो इंटरव्यू। जो राज्यसभा से बीजेपी के एमपी हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अडानी ग्रुप और टर्की को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दिल्ली एयरपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप ने भी टर्किश कंपनी सेलेबी एविएशन के साथ सारे टाई-अप्स तोड़ दिए हैं। मुंबई एयरपोर्ट और अहमदाबाद एयरपोर्ट ये दोनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं जो अडानी ग्रुप के पास थे। अब इन दोनों एयरपोर्ट्स के ऊपर ग्राउंड हैंडलिंग ऑपरेशंस का कॉन्ट्रैक्ट अडानी ग्रुप ने सेलेबी एविएशन को दिया था, लेकिन अब ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके सेलेबी एविएशन के साथ अडानी ग्रुप ने सारे टाई-अप्स खत्म कर दिए हैं। इसके साथ ही अडानी ग्रुप ने बताया कि सेलेबी एविएशन के एम्प्लॉइज को घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, उनकी नौकरी नहीं जाएगी। जो भी नेक्स्ट ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी सिलेक्ट की जाएगी उसमें इन सबको ट्रांसफर करने का प्रोविजन किया जाएगा। सेलेबी एविएशन भारत में 10,000 इंडियंस एम्प्लॉई हैं। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने के बाद इन सबकी जॉब्स के ऊपर भी खतरा था, लेकिन अब वो टेंशन भी खत्म हो गई है। अडानी ग्रुप ने सेलेबी एविएशन को कहा है कि वो सारे ग्राउंड हैंडलिंग ऑपरेशंस को तुरंत प्रभाव से इमीडिएटली हैंड ओवर कर दे एंड अपने आप को प्रेमिसेस से रिमूव करने की कार्रवाई स्टार्ट कर दे। अब केवल 3-4 एयरपोर्ट्स बचे हैं। आई होप कि वहाँ से भी इस टर्किश कंपनी को जल्दी निकाला जाए। अर्दोगान को पता चले कि वो किस देश के साथ पंगा ले रहा है, वो भी भिखारी कटोरा स्थान के लिए। उम्मा का खलीफा बनने के चक्कर में अर्दोगान के हाथ में कहीं कटोरा नहीं आ जाए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अमेरिका को लेकर एंड अगेन अमेरिका कश्मीर मसले और भारत पाकिस्तान सीजफायर को लेकर इस मसले को लगातार खींचते दिखाई दे रहा है। दरअसल व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन ल्याविट ने कश्मीर और भारत पाकिस्तान सीजफायर के ऊपर कमेंट किया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने कहा है कि दोहा कतर में ब्रेकफास्ट के दौरान मेरे वेटर ने मुझे बोला कि मैं उसकी तरफ से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का उसके लिए शुक्रिया अदा करूं, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू बोलूं। मैंने उससे पूछा क्यों? उस वेटर ने बताया कि वो कश्मीर से है और पिछले कुछ हफ्तों से भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो अपने घर कश्मीर वापस नहीं जा पा रहा था, लेकिन अब उसको नोटिफिकेशन मिली है कि वो कश्मीर वापस जा सकता है और ये सब पॉसिबल हुआ सीजफायर की वजह से जो प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी टीम ने मीडिएट किया था। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन ल्याविट ने आगे कहा कि उस कश्मीरी वेटर ने ये भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो सीजफायर करवाया है इसका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को प्रॉपर क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है और वो बिल्कुल सही कह रहा था। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के कई सारे अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स इनहेरिट किए हैं
लेकिन बोला उनको होगा उसने एक-एक कहीं, करके हमने सुलझा सुना ही रहे नहीं हैं। है। यानी कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने का प्रॉपर श्रेय डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल नहीं मिल रहा है। अब देखा जाए तो ये इंसान खुद ही चिल्ला चिल्लाकर दुनिया में वो सबको तो बता रहा है कि इसने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया, और ये मोहतरमा कहती है कि डोनाल्ड ट्रंप को श्रेय नहीं मिल रहा है। और पॉलिटिक्स करने और डोनाल्ड ट्रंप की चाटुकारिता करने के चक्कर में व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लियाविट ने एक इमेजिनरी कश्मीरी वेटर भी बना दिया है। हैरानी वाली बात है कि डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी कश्मीर मुद्दे और भारत पाकिस्तान सीजफायर मुद्दे को लगातार उछाल रहे हैं। चल, वैसे मोहतरमा ने ये नहीं मोदी बताया जी। कि वो वेटर भारत के जम्मू कश्मीर से था या फिर पाकिस्तान वही ऑक्युपाइड तो। कश्मीर से, लेकिन अब कई सारी लिमिट्स क्रॉस होते दिखाई दे रही हैं। अब ऐसा फील होने लगा है कि डोनाल्ड ट्रंप को इन्वॉल्व करना इसका मतलब खुद ही दुनिया में जाकर ढिंढोरा पीटना हुआ। एंड अगर ऐसा ही सीन रहा तो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को बीच में लाने से पहले कोई भी देश 1000 बार सोचेगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है रशिया और भारत को लेकर। दरअसल रशिया के विदेश मंत्री सर्गी लावरोव की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने ये आई थोड़ा है, पंगा कर जिसमें देता वो है भारत, चाइना एंड अमेरिका की पॉलिटिक्स के बारे में खुलकर बात कर रहे हैं। ओके। इसी दौरान रशियन विदेश मंत्री ने इंडो पैसिफिक नाम के ऊपर आपत्ति जताई है। अभी जो पैसिफिक। ईस्ट अफ्रीका से लेकर अमेरिका की वेस्ट कोस्ट तक का एरिया है, इसमें एशिया के देश आ जाते हैं, इंडियन ओशियन का सारा रीजन आ जाता है, उसके बाद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, ये सारी कंट्रीज इसमें आ जाती हैं। अभी जो पूरा एरिया है इसको कई जगह एशिया पैसिफिक कहा जाता है और कई जगह इंडो पैसिफिक कहा जाता है, इंडो यानी कि ठीक है, दोनों इंडिया। टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। कोल्ड इंडो वॉर के समय पैसिफिक। तक यानी आज से 30-40 साल पहले तक इस पूरे एरिया को एशिया पैसिफिक कहा जाता था। नहीं, इंडो। इंटरनेशनल कम्युनिटी और डिप्लोमेटिक चैनल्स या जो भी देशों के बीच ऑफिशियल कन्वर्सेशन होती थी उसमें एशिया पैसिफिक का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन रिसेंटली देखा गया है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत एंड वेस्टर्न कंट्रीज, इन सब ने इस पूरे रीजन को इंडो पैसिफिक कहना स्टार्ट कर दिया इंडो है, पैसिफिक। क्योंकि इस पूरे रीजन में सबसे बड़ा हिस्सा इंडियन ओशियन का है, मेजॉरिटी ट्रेड इसी रूट से क्रॉस होता है और इंडो पैसिफिक नाम में इंडिया को भी इंपॉर्टेंस मिलती है। इसलिए अमेरिका इंडो पैसिफिक टर्म को ज्यादा प्रमोट करता ठीक है है। और उसके साथ ही वेस्टर्न देश भी। अमेरिका ने एशिया पैसिफिक को इंडो पैसिफिक से पूरी तरह से रिप्लेस I कर like दिया है। Indo-Pacific। इससे पहले जब भी एशिया पैसिफिक नाम सामने आता था तो रशिया या फिर चाइना की इमेज बनती थी, लेकिन अब जब भी इंडो पैसिफिक नाम सामने आता है इंडिया। तो इससे या फिर इंडियन ओशन या तो भारत की इंडिया इमेज सोचा सामने जाता है आती मुझसे तो। अब इस चीज से देखा जाए तो चाइना को काफी प्रॉब्लम होती है होती है। और चाइना ने इस चीज को कई बार पॉइंट आउट किया है करता और है। कहा है कि इसको इंडो पैसिफिक नहीं एशिया पैसिफिक कहा जाना चाहिए। लेकिन अब इस चीज से रशिया को भी दिक्कत होने लगी है। दबे भाई शब्दों तो में रशिया ने भी भारत को वार्न क्या किया है होने कि वाला है? अमेरिका इस तरह की पॉलिटिक्स करके भारत और चाइना को आपस में दूरियां पैदा करके लड़ाना चाहता है। दूरियां तो वैसे ही हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। रशियन विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि इस समय की डेवलपमेंट्स को देखें तो वेस्टर्न कंट्रीज ने एशिया पैसिफिक के रीजन को सर्गेई इंडो कुछ पैसिफिक नाम लफड़े से कर रहा है पुकारना बीच-बीच स्टार्ट कर में। दिया है। ये एक तरह से एंटी चाइना यानी कि चाइना विरोधी पॉलिसी के तहत किया जा रहा है। हाँ, तो और है हमारे चाइना दो विरोधी। दोस्त और आपस में पड़ोसी देश भारत और चाइना को लड़ाने की भरपूर कोशिश की वाह, जा रही है। वो पहले लड़ वेस्टर्न चुका देश है। दुनिया के दूसरे कोनों से आकर इस एरिया में मेजर रोल प्ले करना हद ही चाहते हो हैं। गई। यहाँ पर आसियान देशों का जो सेंट्रल रोल बनता है उसको अंडरमाइन यानी कि कम आंकने की कोशिश हो रही है। सर्गी लावरोव ने आगे कहा कि वेस्टर्न देश छोटे मोटे ट्राइऑर्कास या फिर क्वार्टेट्स यानी कि 2-3 देशों या फिर 4-5 देशों की जो अलायंस बनाते हैं, ऐसा करके वो आसियान देशों को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा भी सर्गी लावरोव ने और कई सारी बातें बोली और वेस्टर्न गलत देशों के बोला। खिलाफ बोला। अब देखा जाए तो सर्गेई लावरोव को लगता है कि अमेरिका और उसके एलाइज इस पूरे रीजन में लड़ाई लगवाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि भारत के साथ गलवान घाटी इंसिडेंट से लेकर साउथ चाइना सी में जापान, ताइवान से लेकर फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, सभी के साथ एक ही देश पंगे ले रहा है चाइना। और वो है चाइना। अगर चाइना अपनी बाउंड्रीज पे आराम से बैठा होता और दूसरी कंट्रीज क्या की टेरिटरी robots को लग क्लेम रहे नहीं हैं? करता तो ये सारे डिस्प्यूट्स पैदा ही नहीं होते और अमेरिका जैसे देशों को बीच में आने की स्पेस ही नहीं मिलती। ये चाइना की वजह से सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट Of हो रही course. है और हैरानी तो इस बात की है कि रशिया को भी इंडो पैसिफिक नाम से प्रॉब्लम हो रही है। अगर रशिया को अच्छा नहीं लग रहा है तो वो एशिया पैसिफिक टर्म का यूज कर ले, इंडो पैसिफिक को इतना बुरा क्यों बोलना। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और इजराइल को लेकर। इस समय अगर हम डिफेंस टाइज की बात करें तो अनडाउटली इजराइल भारत का सबसे क्लोज डिफेंस पार्टनर है, अमेरिका और रशिया से भी ज्यादा क्लोज। ऑपरेशन सिंदूर और जो भारत ने पाकिस्तान के 11 से भी ज्यादा मिलिट्री बेसिस के ऊपर अटैक करके उनको नष्ट किया, उसके बाद इजराइल और भारत की सरकार एंड स्पेशली दोनों देशों की डिफेंस मिनिस्ट्रीज के बीच पिछले कल पहली बार कोई इंटरेक्शन हुई है। इजराइल की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डीजी मेजर जनरल आमिर बाराम ने भारत के डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है। इजराइल की गवर्नमेंट ने भारत को ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेसफुल कंडक्ट के ऊपर बधाई दी है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इजराइल की तरफ से भारत को फुल सपोर्ट देने का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही इजराइल ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ भी की है।
मोस्ट प्रोबेबली इस फोन कॉल के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर की डिटेल्स, वेपन डील्स और कंट्रीज की फ्यूचर कोर्स के बारे में डिस्कशन हुई होगी। ऑपरेशन सिंदूर में भी भारत ने इजरायली कामिकाज़े ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था। एंटी डिफेंस सिस्टम में भी इजराइल ने भारत की काफी मदद की है। उसके बाद भारत के तेजस फाइटर जेट्स के अंदर भी इजरायली रडार्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। कहने का मतलब है कि इजराइल भारत की काफी मदद कर रहा है और इसके लिए इजराइल को एक थैंक्स तो बनता ही है। भाई काफ़ी सारी न्यूज़ थी, चीज़ें थी, अब कई मिस हो जानी है जो मेन में अब दिमाग में आ रही है, उसका बारे में तो ज़रूर बात करते हैं। ये जो रशिया का जो है वो एक दो बारी अब दिख रहा है कि वो लफड़े क्रिएट कर रहा है और उससे वही, हाँ देखो हम लोग बड़े खुश हो रहे थे कि S-400 है, दोस्त है, वो भी मैं कई बार ये भी सोच रही थी, मैंने कहा हाँ S-400 दिया, कोई फोकट में थोड़ी कोई दिया है, जिसको पैसे दिए हैं उसको तो उसने कोई एहसान नहीं किया देकर, हमने पैसों से खरीदा, उसकी कमाई हो रही है, दुकानदार है वो। अभी टर्की में रशिया और यूक्रेन की बातचीत हुई थी और वो लेस देन 2 आवर्स चली। अच्छा, क्योंकि दोनों में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं अच्छा, है। इसका मतलब रशिया जो है अभी वॉर में लगा रहेगा और उसका पैसा जाता रहेगा। जैसे जैसे पैसा जाएगा गरीब होता जाएगा। रशिया गरीब होगा, वो पैसा मांगने जाएगा चाइना के पास और चाइना रशिया को अपने अंडर कर देगा। तभी तो उसको तकलीफ हो रही है, इंडिया इंडो सारा चक्कर पैसे का है। अगर रशिया लगा रहा वॉर में तो उसका पैसा बह रहा है और वो गरीब होता जा रहा है। उसको चाइना के अंडर जाता चाइना की जरूरत है। चाइना सबसे चालू है जो किसी से लड़ता नहीं है और पैसा सबको लड़वाता रहता है। अभी ये पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है इंडिया का, वो भी चाइना ने ही तो करवाया। चाइना कोई वॉर नहीं करता, पता नहीं उसे वॉर करनी भी आती है नहीं आती, मगर इतना जरूर है कि वो पैसा कमा रहा है, सबको लड़ा रहा है, उनके पैसे खत्म कर रहा है और खुद अपने आप को अपना पावरफुल बन के बैठा हुआ है। वो तो उसकी चाल समझ में आ ही रही है हमको। और वो जो दूसरा ट्रम्प का जो कर रहे हैं कि भैया, वो ट्रम्प ने तो खुद ही अब बोल दिया कि भैया मैंने वॉर रुकवाई तो नहीं, पर डेफिनेटली मैंने कुछ हेल्प तो की होगी है। तो उस टाइप से उसने अब स्टेटमेंट चेंज करा। तो फिर उसके बाद ये क्यों स्टेटमेंट दे रही है कि कश्मीरी ने आके बोला, हम ट्रम्प को इतना क्रेडिट नहीं दे रहे। इसलिए मैं कहती हूँ कि इंडिया को इतना स्ट्रांग होना चाहिए ताकि किसी के दबाव में ना आए, किसी को बीच में डालना ना पड़े। इस दोनों में यूएसए को बीच में इन्वॉल्व ही नहीं करना चाहिए। मिस्टर ट्रम्प इज डूइंग हिज जॉब। जिसका अगर कोई अपना मतलब मिस्टर ट्रम्प और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है, वो अपने देश का देख रही है, वो अपना काम कर रहे हैं। किसी को नोबेल पीस प्राइज चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, हर बंदा अपने गोल के लिए कर रहा है। वही मैं बोल रही हूँ, आप अपने गोल के लिए करिए, वो अपने गोल के लिए कर रहा है। कोई दोस्त नहीं है, हर इंसान का अपना मोटिव है कि मेरे को ये चाहिए। सब अपना फायदा देख रहा है, हर देश अपना फायदा देख रहा है। हर देश, इजराइल के केस में भी इजराइल जो हेल्प कर रहा है वो इसलिए नहीं कि बड़ी दोस्ती है, उसको भी दिख रहा है कि मेरे को पैसे मिल रहे हैं, ये मिल रहा है। इंडिया हाँ कॉमन एनिमी है, हम भी उससे जूझ रहे हैं जिससे वो जूझ रहे हैं। तो सब अपना फायदा और अपना वो देखते हैं। इसीलिए इंडिया और हम लोगों को ये नहीं सोचना थी ये तुम्हारा बड़ा जिगरी यार हो गया, हम उसके लिए आके बोलने से क्या होता है, जिसको करना है वो तो अपना काम करेगा ही। किसी के ऊपर हम, क्योंकि हम लोग उस टाइप के इमोशनल बड़े लोग हैं, हम लोग किसी कोई थोड़ा सा कर दे तो हम कहते हैं बोलने से कोई रुकने नहीं वाला। एग्जैक्टली, कल को आपको शौक लगेगा जब वो आपके अगेंस्ट हो जाएगा, फिर आपको ये क्या हो गया। बांग्लादेश एग्जाम्पल है ही ना, तो वही बात है। पर काफी सारी चीजें हुई हैं एंड लेट्स सी अब आगे क्या क्या होता है फ्यूचर में, अब क्या और चीजें होने वाली हैं। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।